ये जो आप मैप देख रहे हैं ये मैप है बेल्जियम का। ये है देखिए बेल्जियम, और ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के एक साइड में आप ये देखिए जर्मनी है यहाँ पर, और ये दूसरी तरफ फ्रांस। अर्थात जो बेल्जियम नाम का देश है पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में, वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य में स्थित है। वहीं दूसरी तरफ आप ऊपर जो ग्रीन रंग का देख रहे हैं वो है हरियाणा राज्य, जिसकी इसमें तुलना की जाती है कि बेल्जियम हरियाणा राज्य से छोटा है या उसके बराबर है। वहीं आप नीचे देखिए भारत के दक्षिण में ये रेड कलर का श्रीलंका लगा हुआ है, लाल रंग का, ये है श्रीलंका। आज सामाजिक विज्ञान में एक नई यूनिट की शुरुआत हम लोग करेंगे। यूनिट थर्ड, या हिंदी में उसे इकाई 3 कहते हैं, जिसको लोकतांत्रिक राजनीति या राजनीति विज्ञान के पार्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी। आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। सत्ता की साझेदारी, जिसको इंग्लिश में पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर मीन्स होता है शक्ति या सत्ता, और शेयरिंग मीन्स होता है साझेदारी या हिस्सेदारी। तो यहाँ पर सत्ता से तात्पर्य है शासन से, और साझेदारी से तात्पर्य है हिस्सेदारी से। अब इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे कोई देश है, मान लो अपना ही देश है भारत, तो यहाँ पर विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति या समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसमें से कुछ बहुसंख्यक होते हैं, और जो बहुसंख्यक नहीं होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। तो वो चाहे भाषा को बोलने के मामले में हो, उसमें भी बहुसंख्यक होते हैं, और या किसी धर्म को मानने के मामले में हो, तो जो ज़्यादा लोग जिस धर्म को मानते हैं उसको बहुसंख्यक कहा जाता है, और जिसको कम लोग मानते हैं उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, और इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इन धर्मों को मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम भाषा के मामले में देखें तो भारत में जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सर्वाधिक हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, भाषाई बहुसंख्यक। और जैसे उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, इनको हम लोग कहेंगे कि भाषाई अल्पसंख्यक, क्योंकि इनकी बोलने वालों की जो संख्या है वो कम है। तो इस प्रकार से किसी भी देश में विभिन्न समुदाय या विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो उनको किस प्रकार से मिला जुला करके उस देश को चलाया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो हमारी बुक है सामाजिक विज्ञान, उस सामाजिक विज्ञान की बुक में यहाँ पर आपको 2 देशों के एग्जाम्पल्स देकर समझाए गए हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। पहला है एग्जाम्पल, एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम, और यह देश पश्चिमी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स के नाम से जानी जाती है। यह देश अपने देश का एक प्रदेश है हरियाणा, उस हरियाणा से छोटा है। यहां पर 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, जो एक फ्लेमिश नामक क्षेत्र में रहते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये संख्या में बहुसंख्यक है, क्योंकि 100 में 59 लोग ऐसे हैं जो डच भाषा बोलते हैं बेल्जियम में। इनको ये देखा जाए तो ये धन और शिक्षा के मामले में थोड़ा सा कमजोर हैं, अपेक्षाकृत किसके, बेलोनिया में रहने वाले लोगों के, जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये जो वेलोनिया में 40% लोग रहते हैं, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये फ्लेमिश या डच भाषा बोलने वाले लोगों की
तुलना में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो धन एवं शिक्षा के मामले में ये काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं। इसी प्रकार से 1% लोग बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि जो बहुसंख्यक भाषाई हैं डच भाषा बोलते हैं, वो चूँकि धन और शिक्षा में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, और जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वेलोनिया में रहते हैं, ये धन और शिक्षा के मामले में थोड़ा सा समृद्ध हैं, अच्छे हैं। तो इन दोनों वर्गों में अर्थात डच भाषा बोलने वाले लोगों में और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों में कहीं ना कहीं से आपस में थोड़ा सा मनमुटाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब एक दूसरा देश है, दूसरे देश का एग्जाम्पल देखते हैं। उस देश का नाम है श्रीलंका। यह देश भारत की दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर के आसपास। यह एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। तो यहाँ पर अर्थात इस श्रीलंका नामक देश में देखिए सिंघली भाषा को बोलने वाले लोग वो 74% हैं, और जो इस भाषा को बोलते हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तमिल भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो 15.4% हैं। इन 15.4% में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को भी फॉलो करते हैं। अब इन तमिलों में आप देखिए कि कुछ तमिल ऐसे हैं जो श्रीलंकाई मूल के हैं, जिनकी आबादी 11.2% है, और कुछ तमिल ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, वो 4.2% हैं। बागानों में काम वाम करने अंग्रेजों के समय जो लोग गए थे तो वो वहीं पर बस गए, इसलिए उनको भारतीय मूल का माना जाता है। तो ये जो श्रीलंका की स्थिति है, इसके पहले हमने देखा बेल्जियम की स्थिति। बेल्जियम में देखा हमने कि फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 74% लोग श्रीलंका में सिंघली भाषा बोलते हैं और 15.4% लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो बहुसंख्यक कौन माना जाएगा? बहुसंख्यक माने जाएंगे सिंघली, और अल्पसंख्यक कौन माना जाएगा? वो अल्पसंख्यक माना जाएगा तमिल बोलने वाला। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका की जनसंख्या का 7% भाग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। हमने भी बताया इसके पहले कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के अनुयायी हैं यहाँ पर, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 7% भाग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, परंतु यह लोग सिंघली एवं तमिल दोनों भाषाओं को भली भांति जानते एवं समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या 7% है श्रीलंका में, ये दोनों भाषाओं को बोल लेते हैं, सिंघली भी बोल लेते हैं और तमिल भी बोल लेते हैं। कि इनको हम ये नहीं कह सकते कि भाषाई के मामले में अल्पसंख्यक हैं या ये बहुसंख्यक हैं, ये दोनों हैं। लेकिन अगर धर्म के मामले में देखें हम, तो ये धर्म के मामले में वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि श्रीलंका में इनकी जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, इनकी जो आबादी है वो 7% है। अब एक श्रीलंका के मामले में और हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि जैसे जो श्रीलंका है, हमने बताया कि भारत के दक्षिण में स्थित है, और ख़ास करके जो भारत का दक्षिणी प्रांत है तमिलनाडु, उस तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर पर ये स्थित है श्रीलंका। श्रीलंका जो है इसकी 2 राजधानी है। इसकी जो वाणिज्यिक राजधानी है, वो वाणिज्यिक राजधानी को कोलंबो के नाम से जाना जाता है, और दूसरी एक राजधानी है जिसका नाम है प्रशासनिक राजधानी, ये है वहाँ पर जयवर्धनेपुरा में। तो इस प्रकार से कुछ देश ऐसे हैं जिनकी 2 राजधानियाँ, वाणिज्यिक राजधानियाँ वो अलग बना के रखे हैं, और जो उनकी प्रशासनिक राजधानी है उसको उन्होंने अलग बना करके रखा है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ खाली एक ही राजधानी है, वहाँ पर वाणिज्यिक और प्रशासनिक राजधानी अलग नहीं है।
लेकिन श्रीलंका के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी को कोलंबो में स्थापित किया गया है और जो प्रशासनिक राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा में है। नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा दो देशों का एग्जाम्पल। एक देश था बेल्जियम जो पश्चिमी यूरोप का देश था, और दूसरा देश है श्रीलंका जो एशिया महाद्वीप का देश है। दोनों देशों के जो भीतर की परिस्थिति है, भाषाई और धार्मिक परिस्थिति या उनकी आबादी, उसकी हम लोगों ने तुलना किया। तो दोनों देशों में हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देशों के अंदर की जो परिस्थिति है वो एक ही समान है। दोनों जगह 2 या 3 भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, दोनों ही जगह पर 2 या 3 धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उसमें बहुसंख्यक भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। अब यहाँ पर हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है सत्ता की साझेदारी। तो हमको इन दोनों देशों में ये देखना है कि कौन सा देश सत्ता में साझेदारी प्रदान किया और कौन सा देश दूसरे रास्ते पर चला, अर्थात उसने सत्ता में साझेदारी का पालन नहीं किया। जबकि हम देखें तो ये दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश माने जाते हैं। तो इस परिस्थिति को, जो परिस्थिति यहाँ पर इन दोनों देशों में है, उन देशों की जो परिस्थितियां हैं वहाँ की सरकारों ने अपने अपने आधार पर उसको सुलझाने का प्रयास किया या उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया। जैसे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुसंख्यकवाद, पहले जान लें क्या होता है। तो जब कोई बहुसंख्यक समुदाय देश पर अपने तरीके से शासन करता है तथा अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की अवहेलना करने लगता है तो उसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। तो बहुसंख्यक ही सबसे पहले हम बता चुके हैं आपको कि जिनकी संख्या अधिक हो, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो भाषा के मामले में हो, यदि उनकी संख्या अधिक है तो उनको हम क्या कहेंगे, बहुसंख्यक। और यदि बहुसंख्यक लोग बहुसंख्यकवाद करने लगें, वाद का मतलब होता है कट्टरता, अगर उनके अंदर कट्टरता आ जाए या वहाँ की सरकार कट्टरता का पालन करने लगे, किसी वाद का, बहुसंख्यकवाद का पालन करने लगे, तो उसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो दूसरा देश है श्रीलंका, कि उसने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। इसको सीधे से समझते हैं कि हम लोग जो सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे हैं, उस सत्ता की साझेदारी को यहाँ पर श्रीलंका ने इग्नोर किया, अर्थात उसकी अवहेलना की। सत्ता में साझेदारी के नियम को या उसकी नीति का पालन इसने नहीं किया। अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा। इसने बहुसंख्यकवाद अपनाया। अब इसको अपनाने में देखिए इसने किया क्या क्या। 1956 में श्रीलंका ने एक कानून बनाकर सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। अब देखिए जैसे अपना देश है भारत, तो इतना बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ना तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, ना अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं मिला है। अर्थात हमारा देश सत्ता में साझेदारी भाषा के रूप में और धर्म के लोगों को प्रदान किया है। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया कि एक कानून बनाया 1956 में, और यह कानून तमिल भाषा की उपेक्षा करके बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर 15% लोग ऐसे थे जो तमिल भाषा को बोलते थे। तो उनकी अवहेलना की गई, उनकी उपेक्षा करके एक कानून बना दिया गया 1956 में, और सिंघली भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। इससे क्या हुआ, तमिल भाषा को बोलने वाले जो लोग थे उनके अंदर ये लगा, अलगाववाद की भावना आने लगी कि सरकार जो है वो बहुसंख्यक भाषाई लोगों का पक्ष ले रही है। दूसरा देखते हैं सरकार ने वहां पर क्या किया। श्रीलंकन सरकार ने बहुसंख्यकवाद को अपनाने के लिए सरकारी नौकरियों एवं अन्य नियुक्तियों में सिंघलियों अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को प्राथमिकता देने की नीति बना दी कि यदि कहीं भी कोई भी भर्ती हो, सरकारी नियुक्ति हो, तो उसमें पहले
सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाए, बाकी के जब पद बचें तो अन्य लोगों को उसमें दिया जाए। तो इस प्रकार से भी वहाँ पर जो तमिल लोग थे उनके अंदर लगा कि हमारे साथ उपेक्षा की जा रही है और यहाँ पर तो सिंघलियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो उनके अंदर क्या होने लगा, धीरे धीरे एक अलगाववाद की भावना आने लगी कि यहाँ पर अब इस देश में हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। जो श्रीलंका में संविधान बना उसमें यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी, इसे आगे बढ़ाएगी। ये उसने तीसरा बहुसंख्यकवाद अपनाया। अर्थात जैसे अपना देश भारत है, यहाँ पर देखिए भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाएगी या उस विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करेगी, बल्कि यहाँ पर यह कहा गया है कि सरकार का कोई धर्म ही नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म ही। अर्थात श्रीलंका में ये कहा गया कि बौद्ध धर्म को सरकार संरक्षण देगी। तो यहाँ पर भी ये बात आ गया कि जो तमिल धर्म को मानने वाले लोग थे या हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनकी उपेक्षा यहाँ पर की गई। नेक्स्ट, फिर अगला आगे क्या हुआ कि तमिल अपनी उपेक्षाओं से आहत होकर क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं शिक्षा तथा रोजगार में समान अवसरों की मांग करने लगे, परंतु सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अभी हमने बताया कि चूंकि उन लोगों को लगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो इसीलिए उन लोगों ने अपनी उपेक्षाओं से आहत होकर के क्षेत्रीय स्वायत्तता, शिक्षा तथा रोजगार में समान अवसरों की वो लोग मांग करने लगे। नेक्स्ट, परिणाम स्वरूप तमिलों ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के नाम से एक संगठन बना लिया जिसको लिट्टे के नाम से जाना गया। कहाँ पर बनाया गया? श्रीलंका में। ये कौन लोग थे? तमिल लोग थे जिनकी वहाँ की सरकार उपेक्षा कर रही थी, सिंघलियों को प्राथमिकता दे रही थी और तमिलों की उपेक्षा कर रही थी। इसलिए तमिलों ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम लिट्टे नामक एक संगठन बना करके उन्होंने वहां पर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। तब आगे क्या हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध का माहौल स्थापित हो गया। और जब जिस देश में गृह युद्ध का माहौल स्थापित हो जाता है तो वहाँ का जो विकास होता है, सारी गतिविधियाँ वो अवरुद्ध होने लगती हैं, उसके विकास में समस्याएं आने लगती हैं और वहाँ पर वो अपनी आंतरिक कलह में फंस जाता है और एक गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पर बन जाती है। तो यही स्थिति हुई कहाँ पर? श्रीलंका में। इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। आज भी श्रीलंका जैसा देश वो लिट्टे के संघर्ष से या उसके आतंकवाद से आज भी वो प्रभावित है और उस ढंग से विकास नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसने सत्ता में साझेदारी लोगों को नहीं प्रदान किया, बल्कि अपने यहाँ इसने बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया। नेक्स्ट, हम दो देशों के एग्जाम्पल को लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि एक देश पश्चिमी यूरोप का है जिसका नाम है बेल्जियम और दूसरा देश है एशिया महाद्वीप का जिसका नाम है श्रीलंका। तो हम अभी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पढ़ लिए कि श्रीलंका ने किस प्रकार से बहुसंख्यकवाद अपनाया और वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई, अर्थात उसका विकास भी अवरुद्ध हो गया। वहीं पर अब दूसरा देश जो हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ रहे थे वो है बेल्जियम। पश्चिमी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स के नाम से जानी जाती है। इसकी हम क्या पढ़ेंगे? समझदारी। यहाँ पर समझदारी से हम समझ लें कि ऐसा लगता है कि बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी प्रदान किया, सत्ता में साझेदारी को फॉलो किया। वहीं पर श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद अपना करके सत्ता में साझेदारी को फॉलो नहीं किया। देखते हैं बेल्जियम ने क्या क्या किया। बेल्जियम ने अल्पसंख्यक वर्ग के क्षेत्रीय अंतराल एवं उनकी सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और उसका सम्मान किया।
इसका क्या अर्थ हो गया? क्षेत्रीय अंतराल का मतलब जो किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षेत्रीय भावना न पनपे कि हमारे क्षेत्र के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दूसरे क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति बेल्जियम ने नहीं आने दी। उन्होंने सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया और सभी क्षेत्र के लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान किया। और इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया वह इस प्रकार है। कौन सा मॉडल? समझदारी का मॉडल। तो बेल्जियम ने जो समझदारी का मॉडल अपनाया, आइए हम उसको देखते हैं वो कौन सा मॉडल था। पहला क्या था? पहला था कि भाषाई अल्पसंख्यकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बराबर भागीदारी दी गई। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी देश होता है तो वहाँ पर दो तरह का समूह होता है। एक समूह बहुसंख्यक कहा जाता है और एक समूह अल्पसंख्यक कहा जाता है। श्रीलंका ने, जैसे हमने देखा कि इसने बहुसंख्यकवाद अपनाया, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की। लेकिन यहाँ पर बेल्जियम ने क्या किया कि अल्पसंख्यकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बराबर की भागीदारी दी। इसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, कोई भी कानून दोनों भाषाई समूह के सांसदों के बहुमत से ही बन सकता था। कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है बेल्जियम की। बेल्जियम ने ऐसा कानून बनाया कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दोनों भाषाई समूह के जो सांसद होते थे, जब तक वो सहमत नहीं हो जाते थे तब तक वहाँ पर कानून नहीं बनता था। पहले ही हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि बेल्जियम में मुख्य रूप से दो भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। एक डच भाषा बोलने वाले लोग थे और एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। डच भाषा को बोलने वाले जो लोग थे वो बहुसंख्यक थे और फ्रेंच भाषा को जो बोलने वाले लोग थे और जर्मन भाषा को जो बोलने वाले लोग थे वो अल्पसंख्यक थे। तो दोनों ही भाषाओं से वहाँ पर सांसद चुने जाते थे और फिर उन सांसदों की सहमति से ही यहाँ पर कोई कानून बन सकता था। तो ये था बेल्जियम का समझदारी का दूसरा मॉडल। आइए तीसरे मॉडल की ओर चलते हैं। क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियाँ प्रदान की गईं। जैसे ब्रुसेल्स में इनके यहाँ जो राजधानी है बेल्जियम की, वहाँ पर इन्होंने क्षेत्रीय सरकारें बनाई। वहाँ का जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय था उसके अनुसार वहाँ पर भी बराबर भागीदारी उनको अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को मंत्रिमंडल में प्रदान की गई और सभी क्षेत्रों में उनको सत्ता में साझेदारी बराबर में प्रदान की गई। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में, जो इसकी राजधानी है बेल्जियम की। तो तीसरा जो मॉडल अपनाया बेल्जियम ने वो था क्षेत्रीय सरकारों को बराबर शक्तियां प्रदान की गईं। आइए चौथा मॉडल देखते हैं। चौथा मॉडल है कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषी थे तथा 20% लोग डच भाषी थे। देखिए यहाँ पर पूरे देश का थोड़ा सा विपरीत है। हमने पूरे देश में क्या बताया था कि 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। यहाँ पर जो ब्रुसेल्स है इनका राजधानी, यहाँ पर आप देखिए 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो पूरे देश में जो डच भाषी लोग थे वो बहुसंख्यक थे और फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे। यहाँ पर ब्रुसेल्स में क्या है कि फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक है और डच भाषी अल्पसंख्यक है। फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ पर 80% हैं ब्रुसेल्स में और 20% लोग डच भाषा को बोलने वाले लोग हैं। जैसे आपका अपना भारत देश है, भारत में जो राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, तो इसमें देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी कम बोलते हैं लोग, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, वहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग कम होते हैं। जैसे अगर हम देखें, मान लो कर्नाटक का ले लें तो कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग कम मिलेंगे। तो वहाँ पर कन्नड़ भाषा जो होगा वो बहुसंख्यक भाषा मानी जाएगी और जो हिंदी बोलने वाले लोग होंगे वो अल्पसंख्यक भाषाई माने जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ब्रुसेल्स की स्थिति थी वो थोड़ा सा उल्टा स्थिति थी। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा को बोलते थे और 20% लोग डच भाषा को बोलते थे। लेकिन यहाँ की सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। भले ही फ्रेंच बोलने वाले लोग 100 में 80 थे ब्रुसेल्स में,
लेकिन जितने लोग मंत्रिमंडल में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग बने, उतने ही लोग डच भाषा बोलने वाले लोग मंत्रिमंडल में बने। अर्थात 100 में 20 लोग डच बोलते थे, लेकिन मंत्रिमंडल में कितनी हिस्सेदारी मिली? बराबर हिस्सेदारी मिली। क्यों मिली यहाँ पर? क्योंकि पूरे देश में भी इसी नियम को फॉलो किया गया था। देश में फ्रेंच भाषी लोग वहाँ पर कम थे, पूरे देश में 100 में 40 ही बोलने वाले थे, लेकिन उनको भी वहाँ पर बराबर भागीदारी दी गई। यहाँ पर फ्रेंच भले ही 80 लोग हों बोलने वाले, लेकिन यहाँ पर भी उनको डच भाषा बोलने वाले लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि पूरे देश में वो बराबर का प्रतिनिधित्व पा चुके हैं, इसलिए इनको यहाँ पर देना पड़ा। अब देखते हैं परिणाम क्या निकला। अब परिणाम हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद अपनाया, सत्ता में साझेदारी के नियम को नहीं फॉलो किया, तो उसका क्या परिणाम निकला? उनके यहाँ आंतरिक गृह युद्ध स्थापित हो गया, उनका विकास अवरुद्ध हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें ब्रुसेल्स को कि इसका क्या परिणाम निकला, क्योंकि ब्रुसेल्स ने अर्थात बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, तो इसकी समझदारी का क्या परिणाम निकला? तो इसकी समझदारी का परिणाम यह निकला कि जो बेल्जियम नामक देश था, यह गृह युद्ध से बच गया, गृह युद्ध से बच गया, देश का विभाजन होने से बच गया, और इसने बराबर की साझेदारी प्रदान की सत्ता में, तो इसका बराबर विकास होता रहा, अर्थात इसका विकास अवरुद्ध होने से बच गया। इसका विकास कंटिन्यू होता रहा है और आज भी इसका विकास बराबर हो रहा है, क्योंकि इसने सभी को सत्ता में साझेदारी प्रदान किया। नेक्स्ट, अब आइए हम इन दोनों देशों का पुनः विश्लेषण एक बार संक्षिप्त तौर पर कर लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई देश होगा तो वहाँ पर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक होंगे, भाषाई आधार पर बहुसंख्यक होंगे, और धर्म के आधार पर बहुसंख्यक होंगे, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे। तो इसी प्रकार से बेल्जियम एवं श्रीलंका की उक्त घटनाक्रम के आधार पर हमें क्या शिक्षा मिली, ये शिक्षा भी तो देख लें कि इन दोनों घटनाओं या दोनों देशों के हमने एग्जाम्पल्स देखे। एक देश ने बहुसंख्यकवाद अपनाया, दूसरे देश ने समझदारी दिखाई, तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है ये हम देख लें। यहाँ पर देखें अगर हम, तो दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, दोनों ही देशों की जो परिस्थितियाँ वो एक समान थीं, अर्थात एक परिस्थितियाँ एक समान का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि दोनों ही देशों में 2-2, 3-3 भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। दोनों ही देशों में 2-2, 3-3 धर्मों को मानने वाले लोग थे। दोनों ही देशों के अंदर वर्ग संघर्ष एवं अलगाववाद की भावना पनप रही थी। कब पनप रही थी? जब ये परिस्थितियाँ दोनों जगह मौजूद थीं, अर्थात सत्ता में साझेदारी जब इन लोगों ने अभी प्रदान करना नहीं शुरू किया था, तब की बात हम कर रहे हैं कि तब इनके अंदर वर्ग संघर्ष से आपस में मनमुटाव दिख रहा था और अलगाववाद की भावना जैसे लग रहा था कि दोनों में समुदायों में पनप रही है, दोनों देशों के अंदर। दोनों देशों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समाधान खोजने का प्रयास किया। दोनों देशों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समाधान खोजने का प्रयास किया। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम। ये देखो हमने बनाया है, यहाँ पर एक तरफ हमने बेल्जियम लिखा है और दूसरी तरफ श्रीलंका लिखा है। बेल्जियम ने धर्म, भाषा एवं समुदाय को समान महत्व दिया तथा सभी को सत्ता में साझेदारी प्रदान की। पहले ही हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम लोग एक बार संक्षिप्त तौर पर देख लेते हैं। बेल्जियम ने धर्म, भाषा एवं समुदाय को समान महत्व दिया तथा सभी को सत्ता में साझेदारी प्रदान की, अर्थात बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम स्वरूप इस देश में शांति स्थापित रही, यह देश विभाजन से बच गया और यह देश लगातार अपना विकास करता रहा। दूसरी तरफ वहीं हम देखें श्रीलंका ने तानाशाही रवैया अपनाया, अर्थात बहुसंख्यकवाद अपनाया और अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदार नहीं बनाया। तो उसका क्या परिणाम निकला कि श्रीलंका में बहुत दिनों तक गृह युद्ध जैसी स्थिति रही और वहाँ आतंकवाद जैसी स्थिति भी बन गई, आतंकवादी वहाँ पर पनपे और वहाँ का विकास अवरुद्ध रहा।
और उसका असर आज भी श्रीलंका में देखा जा सकता है। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि ये जितना हमने अभी पढ़ाया है इसको इसी तरह से हूबहू अपनी कॉपी पर इसको लिख लें। इसकी पेजों की PDF भी हम उस पर डाल देंगे ग्रुप पर। तो सारे छात्र और छात्राओं से अनुरोध है कि ये जो नया चैप्टर हमने आज शुरू किया है इकाई 3 का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी या सत्ता की साझेदारी। तो इसको सारे छात्र अपनी अपनी कॉपी पर सामाजिक विज्ञान की कॉपी में इसको लिखें। चाहे तो एक नई कॉपी बना लें या जिस कॉपी में लिख रहे हैं उसी में ही लिख सकते हैं। वैसे अच्छा ये रहेगा कि चूंकि एक नई यूनिट शुरू हो रही है तो इसके लिए यदि कोई दूसरी कॉपी बना ले राजनीति विज्ञान की तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सारे छात्र, जैसा कि हमने इसके पहले 2 यूनिट पढ़ाया है, एक भूगोल की यूनिट पढ़ाई है और एक इतिहास की, तो सभी छात्र इतिहास और भूगोल वाली यूनिट को एक कॉपी में लिख सकते हैं, एक ही कॉपी में। और यहाँ पर जैसे अब हम ये पढ़ाएंगे राजनीति विज्ञान और फिर इसके बाद हम चौथी यूनिट जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे वो एक दूसरी कॉपी, एक ही कॉपी बना लें और उसमें ये दोनों यूनिट लिख सकते हैं। छात्र स्वतंत्र हैं, यदि चाहें तो अलग अलग यूनिट की अपनी एक अलग अलग पतली कॉपी भी बना सकते हैं, जैसी उनकी इच्छा। अगर कोई नहीं 4 कॉपी बना सकता, 2 कॉपी बना सकता, तो एक ही कॉपी में सामाजिक विज्ञान की एक ही कॉपी में वो लिखता चले, बस ऊपर पाठ का नाम डालते जाए। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये इस यूनिट का है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है, एक ही कॉपी में वो लिख सकता है। तो हम सारे छात्रों से अनुरोध करेंगे और आशा करेंगे कि आज हमने जो पढ़ाया सत्ता में साझेदारी उसको सारे छात्र अपनी कॉपी पर लिखेंगे और विद्यालय खुलने पर ये कॉपियाँ चेक होंगी। और सभी छात्रों से अनुरोध है कि लिखें ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसको याद भी करते चलें। थैंक्स।